हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है, हर महीने आती है, ठीक है। और ये मई 2023 का एडिशन है, ठीक है। वीडियो को हम लोग फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, सभी एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि मानहानि के एक मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा के पश्चात लोकसभा की सदस्यता समाप्त। ठीक है, तो देखिए ये जो फैसला आया, ये आया है 23 मार्च 2023 को। ठीक है, उन्हें 2 साल का कारावास का सजा सुनाया गया है 23 मार्च 2023 को। एक्चुअली ये जो मामला है वो 2019 का है। 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मोदी उपनाम के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी उन्होंने, और ये लगभग 4 साल पुराना मामला है। ठीक है, और कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है, उनको सूरत की एक अदालत में मानहानि का दोषी करार दिया गया और उन्हें 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा यूं कि हर चोर का नाम मोदी ही क्यों है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने टिप्पणी किया था। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें है कि लोकसभा सचिवालय जो है वो तुरंत कार्रवाई किया, और इस कार्रवाई के में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी का लोकसभा का सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही उनका जो वायनाड का सीट है, जो लोकसभा का सीट है उनका वायनाड में, ठीक है, उसको भी रिक्त घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें देखें तो राहुल गांधी जो है वो 13 अप्रैल 2019 को उपयुक्त जनसभा में कथित तौर पर कहा कि क्यों सभी चोरों का नाम जो उपनाम है वो मोदी ही होता है। ठीक है, इसी टिप्पणी की वजह से उनको ये केस हुआ था। और केस किसने किया था? तो बीजेपी के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री हैं श्री पूर्णेश मोदी, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी। ठीक है, और इस आपराधिक मामले में सूरत के जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं श्री हरीश हसमुख वर्मा, उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500, ये जो दोनों धाराएं हैं वो मानहानि और उससे संबंधित सजा के संबंध में धाराएं हैं। ठीक है, और इसके तहत उन्हें 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, और ये सजा कब दी गई, सुनाई गई? तो ये 23 मार्च को सुनाई गई। लेकिन अदालत ने क्या किया कि अभी इन्हें 15,000 के एक मुचलके जमानत पर इन्हें रिहा किया है। ठीक है, और क्यों? ताकि ये फैसले के विरुद्ध अपील कर सके आगे अदालत में। ठीक है, इसलिए इन्हें समय दिया गया है, और इस फैसले के अमल को उन्हें 1 माह के लिए स्थगित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जांच एजेंसी के दुरुपयोग के विरुद्ध 14 विपक्षी दलों की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। ठीक है, यहां 24 मार्च 2023 को देश के 14 विपक्षी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए याचिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है। कहना यह है कि इसमें जो दायर किया गया है याचिका, उसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत, इनके लिए एक दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है सर्वोच्च न्यायालय से। देखा जाए तो 14 विपक्षी दल ने याचिका में कहा है कि सीबीआई के जो 95% मामले विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हैं। ठीक है, जब से बीजेपी की सरकार आई है उस समय से लेकर अभी तक, मतलब सीबीआई ने जो 95% मामले जो हैं वो विपक्षी नेताओं के विरुद्ध है। ठीक है, और सीबीआई और ईडी द्वारा जो विपक्षी नेताओं के विरुद्ध जो दायर मामले हैं उनकी संख्या में वृद्धि की बात कहें, और दोष सिद्ध करने का जो दर है वो मात्र 4 से 5% बताया गया है। ठीक है, ये 14 विपक्षी दलों के द्वारा बताया गया है कि जो दोष सिद्ध हुआ है तो उसमें मात्र 4 से 5% है। ठीक है, और आगे कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले, उसके पश्चात, गिरफ्तारी से पहले भी और उसके बाद भी जमानत के लिए कुछ दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है याचिका में। जिन 14 राजनीतिक दलों ने ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है उनमें है आपको कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके, ये 14 पार्टी हैं जिन्होंने मिलकर ये याचिका दायर की है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली व मुंबई के पश्चात अब भोपाल में दिव्य कला मेला संपन्न। ये दिव्य कला मेला क्या है? तो देखिए एक्चुअली है कि देश भर में जो दिव्यांग कारीगर हैं, ठीक है, शिल्पकार हैं, हस्तकार हैं, उनके जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उनके उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन, दोनों चीज है, प्रदर्शन भी हुआ है और विपणन भी हुआ है, इनके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए देश भर में प्रमुख शहरों में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, इसके तहत ये मेले का आयोजन किया गया। और ये तीसरा मेला था जब ये भोपाल में संपन्न किया गया। पहला कहां किया गया, आगे देखते हैं। तो देखिए इस कला में हुआ यूं, इस कला मेले में कि देश भर के दिव्यांग शिल्पकार द्वारा निर्मित जो हस्तलिपि, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और जो पैकेट बंद फूड है, कपड़े, खिलौने, उपहार, घर के सजावट के सामान तथा आदि अवलोकन एवं बिक्री के लिए इसमें उपलब्ध कराए गए। 12 मार्च को मेले का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य के मुख्यमंत्री कुमारी प्रतिभा भौमिक की उपस्थिति में किया गया। और ये उद्घाटन जो किया है वो वहां के राज्यपाल, मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल, उन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है, इन सब की उपस्थिति में। अब देखिए मेले का आयोजन देखें तो ये 2 से 7 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पे किया गया था पहला मेले का आयोजन। फिर दूसरा 16 से 25 फरवरी 2023 को मुंबई में किया गया था आयोजन। और ये तीसरा है जो 12 से 23 मार्च को भोपाल में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का आईएनएस विशाखापट्टनम से परीक्षण। तो देखिए मार्च में 7 मार्च को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से सतह से आकाश में मार करने वाली जो मध्यम दूरी की मिसाइल है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल और सटीक परीक्षण किया गया। मिसाइल का जो निर्माण है वो डीआरडीओ और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया, ठीक है। इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है और ये एक प्राइवेट कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, उसने इसका निर्माण किया। देखिए ये 60 किलो का वारहेड के साथ इस मिसाइल का जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। मतलब ये है कि इस रेंज से दुश्मन के विमान, ड्रोन, मिसाइल को अपना निशाना ये बना सकती है, ठीक है। और इन तथ्यों की पुष्टि जो है मिसाइल का वो 7 मार्च 2023 के परीक्षण के द्वारा किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है नासा। नासा व इसरो के सहयोग से विकसित उपग्रह निसार। निसार का प्रक्षेपण अगले वर्ष संभावित। निसार का फुल फॉर्म देखें तो यह है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, ठीक है। देखिए 9 मार्च को पृथ्वी की सतह के अवलोकन के लिए, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के द्वारा एक संयुक्त रूप से विकसित किया गया उपग्रह है जिसका नाम है निसार और उसको बेंगलुरु पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अमेरिका की वायुसेना कि एक C-17 विमान के द्वारा इसे बेंगलुरु लाया गया, ठीक है। C-17 विमान था जिससे इसको बेंगलुरु लाया गया। देखा जाए तो नासा की कैलिफोर्निया स्थित जो जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी है उसने वहां पे इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने फरवरी माह में ही इसे रिसीव कर लिया था। बाद में इसको अमेरिकी वायुसेना की एक C-17 विमान जो है वो इसको बेंगलुरु लाया। इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है EOS जिसको अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कहते हैं, वो प्रक्षेपण इसका अगले वर्ष किया जाना संभावित है। देखा जाए तो इसका जो उपयोग है वो कृषि संबंधी मैपिंग और भूस्खलन के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने सहित विभिन्न उद्देश्य जैसे कि सीमा पर होने वाले जो हलचल है उससे संबंधित सटीक जानकारियां इससे उपलब्ध हो सकेंगी, ठीक है। देखिए इससे ये भी हो सकता था कि जो सुनामी आ रहा है या किसी भी तरह का मौसम में तब्दीली आ रहा है तो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है वो ये बता सकता था पहले, जैसे भूस्खलन का जोखिम हुआ, ठीक है, ये सब बताया जा सकता था, कृषि संबंधी मैपिंग लिया जा सकता था, इसलिए इसको
लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो इस उपग्रह का जो व्यास है, मतलब जो डायमीटर है इस उपग्रह का, ये 40 फुट का डायमीटर है इसका। और इसका जीवन काल जो मापा गया है वो 3 से 5 वर्ष इसका अनुमानित मापा गया है, इसका जीवन काल। और इसमें आगे देखें तो इस उपग्रह में जो अत्यधिक उच्च क्षमता वाले जो दो अलग अलग रडार लगे हैं, एक है एस बैंड रडार। एस बैंड रडार जो है वो जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम इसरो ने इसको उपलब्ध कराया है। इस स्पेस क्राफ्ट में जो जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम में इसरो ने इसको उपलब्ध कराया है एस बैंड रडार। और एल बैंड रडार जो है ये संबंधित उपकरण और नासा ने इसको फिट किए हैं एल बैंड रडार को, और इससे संबंधित जितने भी उपकरण हैं उसको नासा ने इस में फिट किए हैं उपग्रह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 12 वर्ष पुराने निष्क्रिय उपग्रह को नियंत्रित तरीके से इसरो ने समुद्र में गिराया। तो देखिए 7 मार्च 2023 को जो 12 वर्ष पूर्व पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया उपग्रह था जिसका नाम था मेगाट्रॉपिक्स 1। ये मेगाट्रॉपिक्स 1 जो है इसको अत्यंत नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया गया। 12 अक्टूबर 2011 को ये उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था, जो लगभग 1000 किलो वजन का था। इसको इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो डिजाइन किया गया था, एक्चुअली ये 3 साल तक मौसम की जानकारी देने के लिए इसको डिजाइन किया गया, लेकिन ये 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दिया इसने। ठीक है, और देखिए अंतरिक्ष की किसी अन्य वस्तु के साथ इसका टकराव को टालने के लिए, ठीक है, इसकी दूरी को 20 गंभीर प्रयासों से धीरे धीरे कम किया गया और अंततः 7 मार्च 2023 को इसको प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। ठीक है, देखिए अगर इसको नहीं गिराया जाता, इसरो के अनुसार अगर इसको नीचे नहीं लाया जाता तो ये निष्क्रिय उपग्रह जो है वो 100 वर्ष तक अपनी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता। और इसरो के अनुसार इस उपग्रह को वापस लौटने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किया गया था। ठीक है, इसको गिराना ही था, क्योंकि इसको वापस लौट जाए ऐसा कोई डिजाइन नहीं वैसा किया गया था, इसलिए इसे धरती पर सुरक्षित गिराना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, और देखिए ये ट्रॉपिक वेदर और जलवायु की स्टडी के लिए जो प्रक्षेपित इस उपग्रह का डी ऑर्बिटिंग और पृथ्वी के वातावरण में इसकी री एंट्री का कार्य जो है वो यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कमिटी के साथ तय शर्तों पर पूरा करने के लिए किया गया। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कमिटी यानी UNIADC जो है, अगर इसके बारे में देखें तो ये एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र का संस्था है UNIADC 39। ये उपग्रहों पर नजर रखता है, उन पर जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है। ठीक है, जैसे मेगाट्रॉपिक्स 1 है वो अंतरिक्ष की कक्षा में 10 वर्ष तक रखने का कमिटमेंट किया गया था, इसरो के संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ था। ठीक है, और यही जो है समय अवधि पूरा होने के बाद इस उपग्रह को पृथ्वी पर गिराने का प्रयास इसरो ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या एवं रिक्तियां। देखा जाए तो 21 मार्च तक की स्थिति देखें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या और इन न्यायालयों में वास्तव में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के संबंध में जानकारी जो है वो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में 24 मार्च 2023 को प्रस्तुत की गई। ठीक है, 24 मार्च को प्रस्तुत किया गया और डाटा कहां तक का था तो 21 मार्च 2023 तक का स्थिति था इसमें, जो 24 मार्च को पेश किया गया। तो देखिए 21 मार्च की स्थिति अगर हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सभी 34 सीटें हैं, कहा सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश सहित मिलाकर जो कुल 34 सीटें हैं वो सभी भरे हुए थे और न्यायाधीशों का कोई भी पद रिक्त नहीं था। ये 21 मार्च की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में। ठीक है, तो देखिए अगर कहा जाए तो कितने केसेस हैं और कितने पेंडिंग है, तो ये हम लोगों ने पिछले मंथ के प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा था, आप हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अप्रैल के अंक में हमने पढ़ाया था कि कितने केसेस किस कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसी तरह से देखा जाए तो अब ये है कि देश के जो 25 उच्च न्यायालय हैं उसमें न्यायाधीशों की जो मुख्य न्यायाधीश सहित मिलाकर अगर कहा जाए तो स्वीकृत पद है 1114।
25 उच्च न्यायालय में यानी कि 25 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 1114 होता है, जिसमें 840 स्थायी और 274 रिक्त अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। इनमें कार्यशील न्यायाधीशों की संख्या 785 है, 640 स्थायी और 145 अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है। और देखिए, स्थायी न्यायाधीशों के 200 तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के 129 पद जो है अभी भी रिक्त हैं। स्थायी न्यायाधीशों के 200 पद और अतिरिक्त न्यायाधीश के 129 पद किसमें? तो जो 1114 पद है उनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन। राजस्थान में जो है 19 नए जिलों का गठन किया गया। देखा जाए तो 17 मार्च को राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग, जिसको डिवीजन कहा जाता है, ठीक है, डिवीजन के गठन की घोषणा की गई और ये वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर बहस पे उत्तर देते हुए किया। देखा जाए तो राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर अब 50 हो जाएगी, जबकि संभाग यानी डिवीजनों की संख्या जो 7 थी वो बढ़कर अब 10 हो जाएगी। ठीक है। नए बनाए जा रहे जो 19 जिले हैं उनमें देखा जाए तो अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डिग, डिडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, खैरथल, कोटी, पुतली बहरोड, नीम का थाना, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा, ये कुल 19 जिले हैं। ठीक है, जो नए जिले हैं राजस्थान में बनाए जा रहे हैं 19 नए जिले, उनके नाम है। जो नए संभाग बनाए जा रहे हैं, जो नए डिविजन्स बनेंगे वो है पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 नए डिविजन्स बनेंगे। ठीक है। और नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचार हेतु जो कमेटी गठित की गई है वो है रामलुभाया कमेटी। रामलुभाया कमेटी राज्य सरकार के द्वारा गठन की गई है। ठीक है। देखिए, भारत में सर्वाधिक जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और तीसरा स्थान आएगा राजस्थान का जहां 50 जिले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो द्वारा ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो देखिए, ब्रिटिश कंपनी है वनवेव जिसके 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा 26 मार्च को। ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेव ग्रुप, ठीक है, उसने अपने सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LMV-3 के जरिए अंतरिक्ष में उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। रॉकेट की जो लंबाई थी वो थी 43.5 मीटर की। प्रक्षेपण स्थान जो था वो था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, देखा जाए तो जो रॉकेट रवाना हुआ उसके 19 मिनट बाद ही इसके सभी उपग्रह अलग अलग चरणों में इससे अलग होकर अपनी अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित हो गए। वनवेव ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रह को स्थापित करने के लिए इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ अनुबंध किया था और ये दूसरा प्रक्षेपण था। ठीक है, जब 36 भेजे गए, इससे पहले भी 36 भेजे गए थे पहले चरण में, ये इस बार दूसरा चरण था जब 36 को भेजे गए और कुल मिलाकर 72 उपग्रह जो है वो स्थापित हो गया। ठीक है, वनवेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है, ठीक है, जो सरकारों और उद्योगों को संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें तो पहला है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा। देखा जाए तो 2 से 3 मार्च को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 दिन की भारत यात्रा पर आई थी, राजकीय यात्रा भारत की थी। अब देखा जाए तो ये यात्रा पर उनके साथ उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी और इटली के उच्च स्तरीय वाणिज्यिक प्रतिनिधि मंडल शामिल थे। ठीक है, ये जो टीम आई थी, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों एक ही है, एंटोनियो तजानी, और उनके साथ कुछ उच्च स्तरीय वाणिज्यिक प्रतिनिधि मंडल आए थे। और जॉर्जिया मेलोनी जो है वो नई दिल्ली में 8वीं रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भी थी।
ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन्होंने जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। साथ ही साथ आपसी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई इस वार्ता में। दोनों देशों की स्टार्टअप कंपनियों के बीच सहयोग संवर्धन के लिए भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई और नवीकरण ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम और अंतरिम आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का विशेष जोर इस वार्ता में दिया गया। फिर आपको इस वार्ता में रक्षा प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास को भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। और इटली के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय और चहेता नेता करार इन्हें दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही साथ वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के दौरान यूक्रेन का मुद्दा भी उठा था, ठीक है। और इस मामले में इटली की प्रधानमंत्री ने रूसी सेना द्वारा गैर कानूनी आक्रमण की निंदा की और भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध का समाधान तलाशने के लिए भारत शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की भारत यात्रा। देखा जाए तो 8 से 11 मार्च को 2023 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा की। देखा जाए तो ये जो भारत की राजकीय यात्रा थी, ये उनके कार्यभार संभालने पर उनका पहला यात्रा था और इस यात्रा पर उनके साथ जो है शिष्टमंडल में उनके वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सदस्यों और अधिकारियों के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाई उद्यमियों का एक दल भी शामिल था। यात्रा का शुरुआत हुआ अहमदाबाद से, ठीक है, जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन खेल लगभग आधा घंटा तक उन्होंने देखा। 9 मार्च को ही बाद में वो मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में बैठक में उन्होंने संबोधित किया और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत जो था आईएनएस विक्रांत, उसका भी अवलोकन इन्होंने किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में संपन्न वार्ता में आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और देखा जाए तो भारत प्रशांत क्षेत्र में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी तथा आपसी रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विश्वस्त एवं मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए जो शिक्षा ग्रहण करने वाले जो भारतीय विद्यार्थियों के संदर्भ में एक शैक्षणिक योग्यता की मान्यता के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की दिशा में प्रगति की समीक्षा की उन्होंने, ठीक है। और मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, उसके लिए मेहमान प्रधानमंत्री ने श्री मोदी को निमंत्रण दिया। पारस्परिक सहयोग के 4 समझौते खेल, इनोवेशन, ऑडियो विजुअल तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित पर हस्ताक्षर भी किए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 20 से 21 मार्च को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा की, ठीक है। देखा जाए तो जापान के प्रधानमंत्री किशिदा जो है, फूमियो किशिदा, उनकी ताजा भारत की यात्रा जो थी, उसका मुख्य उद्देश्य था रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश तथा उच्च प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना तथा मुद्दों पर बातचीत करने और अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के संदर्भ में भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करना, ठीक है। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं, उसके संदर्भ में खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश से समूचे क्षेत्र में ढांचागत विकास की एक नई योजना की घोषणा उन्होंने की। साथ ही देखा जाए तो G7 और G20 की पारस्परिक सहयोग पर चर्चा भी हुई इस वार्ता में,
ठीक है, इस अहम वार्ता में G20 और G7 के लिए G7 और G20 के पारस्परिक सहयोग पर चर्चा हुई। और साथ ही देखा जाए तो भारत जो है इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं जापान जो है वो G7 का अध्यक्षता कर रहा है। द्विपक्षीय महत्व के जिन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की सहमति हुई दोनों में, उसमें लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल आदि क्षेत्र में शामिल रहे। अगले 5 वर्ष में भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश के लिए सहमति हुई है, जापान प्रधानमंत्री के व्यक्त किया इसमें। और द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात पारस्परिक सहयोग के 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें एक समझौता जापानी भाषा के अध्यापन से संबंधित है, जबकि दूसरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के लिए ऋण की चौथी किस्त से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित, ठीक है, ये तीसरा कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो देखा जाए तो 10 मार्च 2023 को चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए। 5 से 13 मार्च को संपन्न बैठक में संसद के 2952 सदस्यों ने निर्विरोध उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु चुने गए वो चीन के पहले राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि पहले चीन में 2 कार्यकाल तक के लिए ही राष्ट्रपति रह सकते थे, ठीक है, तीसरा कार्यकाल में वो इलेक्शन नहीं लड़ते। लेकिन चीन के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल का सीमा जो था, उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 11 मार्च 2018 को 2958-2 के मतांतर से समाप्त कर दिया। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के सहयोगी और उप प्रधानमंत्री रहे जो हांग झेंग है, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए आ गए हैं हांग झेंग। और ली केकियांग के स्थान पर ली कियांग को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल के मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखा जाए तो 9 मार्च को नेपाल के राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न चुनाव में मुख्य विपक्षी दल नेता कांग्रेस और 7 अन्य दलों के साझा उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल निर्वाचित हुए। 13 मार्च को नेपाल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने श्री पौडेल को राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ ग्रहण कराई और श्रीमती विद्यादेवी भंडारी इस पद पर दूसरा कार्यकाल इनका 12 मार्च 2023 तक था। यहाँ का भी कानून यही है कि 2 कार्यकाल तक बन सकते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद नहीं। तो विद्यादेवी भंडारी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ सकी और नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों में सांसद व 7 प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं। सांसद के मत का भार जो होता है वो होता है 79 और विधानमंडल के सदस्यों का मत भार होता है 48। अब देखा जाए तो निचले सदन के प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य हैं, मतलब इनका कुल मत भार हो जाता है 21,725। उच्च सदन में 59 सदस्य हैं जो मत भार हो जाता है 4,661 के बराबर। और 7 विधानसभा मंडल में 550 सदस्यों का मत भार 26,400 होता है। और इस तरह कुल 52,786 मतों में से 50% से ज्यादा मत जिसने भी हासिल किया वो विजेता घोषित होता है। और पौडेल को 64.13 मत प्राप्त हुए, 64.13% मत प्राप्त हुए, जो कि 33,802 मत है। कुल पड़े मतों का 64.13%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 8वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 2 से 4 मार्च 2023 को भारत के प्रसिद्ध रायसीना संवाद यानी रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देखा जाए तो ये भू रणनीतिक मतलब जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक पर आधारित है। भारत के इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें मंत्री, सैन्य कमांडर, उद्यमी और विभिन्न मुद्दों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। रायसीना संवाद का जो थीम था
वो था उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इंग्लिश में कहा जाए प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्रबुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, देखिए इटली के प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि का रोल निभाया और G20 की अध्यक्षता संभालने में प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए इटली के पूर्ण समर्थन होने का इन्होंने दोहराया कि इटली का पूर्ण समर्थन है। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, युद्ध एवं तीव्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आदि समस्याओं का निराकरण बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। ठीक है, और 3 दिन तक इस चले सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने विभिन्न वैश्विक समस्याओं के विवेचन एवं उन पर चर्चा की। रायसीना संवाद जो भू राजनीति, भू रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। इस आयोजन को भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राशियों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार और उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। रायसीना संवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि विदेश मंत्रालय जो इसका आयोजक है, उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 7 मार्च 2023 को मध्य एशिया के 5 देशों व भारत के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए गठित मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई और इस समूह में भारत के अतिरिक्त 5 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये शामिल है। देखा जाए तो 7 मार्च 2023 को अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के मामलों में सहयोग के लिए समूह के कार्यकाल की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। ड्रग्स और अपराधों पर संयुक्त कार्यदल यानी कि यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा हुई इस बैठक में और साथ ही नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध कदम उठाने के लिए सहमति सभी देशों में रही। यूएनओडीसी तथा मध्य एशियाई देशों की अपील पर 20,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर आपूर्ति के लिए सहमति भारत ने प्रदान की, जो कि चाबहार बंदरगाह के रास्ते जाएगी। ठीक है, ये पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाएगी, चाबहार बंदरगाह के रास्ते जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त मंत्री सम्मेलन के पश्चात G20 के विदेश मंत्री सम्मेलन में भी साझा बयान पर सहमति नहीं बनी। ठीक है, तो देखिए ये विश्व की प्रमुख G20 अर्थव्यवस्थाओं की अंतर सरकारी संगठन है G20, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है और 22 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते विश्व 2 परस्पर विरोधी विचारधाराओं में बंट गया, जिसके कारण G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में सर्वसम्मति के अभाव में साझा बयान जारी न हो सका। ठीक है, देखिए 2 मार्च को G20 के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक संपन्न हुई और प्रधानमंत्री मोदी की आपसी मतभेद भूलकर वैश्विक चुनौतियों के लिए काम करने की बैठक की शुरू में की गई अपील भी काम नहीं कर सकी। दोनों हुर्रियों के बीच सामंजस्य बिठाने की सभी प्रयास जो थे वो विफल रहने के कारण अन्य मुद्दों पर सहमति के बावजूद साझा बयान के लिए सहमति न हो सकी, जिसके चलते बैठक के पश्चात साझा बयान के स्थान पर अध्यक्ष मतलब भारत की ओर से एक सार पत्र ही जारी किया जा सका। ठीक है, यूक्रेन मामले में मतभेद के चलते रूस और चीन पर आरोप लगाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस और चीन के कारण ही साझा बयान जारी नहीं हो सका। ये अमेरिका ने कहा, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने,
रूस और चीन पर इल्जाम लगाते हुए। फिर दूसरी ओर रूस के विदेश मंत्री ने कहा, रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लाव्रोव, उन्होंने संयुक्त बयान जारी न होने का कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, और लाव्रोव ने कहा कि पश्चिमी देश, विशेषतः अमेरिका और ब्रिटेन, यूक्रेन विवाद को शांतिपूर्ण समाधान नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जापान के महत्वाकांक्षी H3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का नया रॉकेट पहली उड़ान में विफल हो गया। इस मीडियम लिफ्ट रॉकेट H3 का विकास जापानी एजेंसी द्वारा 3 दशकों में किया गया था। 7 मार्च 2023 को दक्षिण पश्चिम जापान की कागोशीमा में स्थित तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से पृथ्वी उपयोग अवलोकन उपग्रह के साथ प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, और इसकी जो लॉन्चिंग तो सही हुई थी, लेकिन हुआ यूं कि जो दूसरा चरण था इंजन स्टार्ट नहीं हो सका। दूसरा चरण में इंजन नहीं स्टार्ट होने के कारण प्रक्षेपण में कुछ देर बाद ही इसकी गति कम होने लगी और अपनी दिशा से ये भटकने लगा। इस पर तुरंत कमांड देकर अंतरिक्ष में ही इसको नष्ट किया गया। ठीक है, ये एक्चुअली कहा जाए तो स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके सस्ते विकल्प के तौर पर इसका विकास किया गया था जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो सका। और देखा जाए तो ये पिछली महीने मतलब कि फरवरी 2023 में भी इस रॉकेट का प्रक्षेपण का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय हुआ यूं कि रॉकेट बूस्टर्स में खराबी आ गई थी। इस कारण से प्रक्षेपण जो है नहीं किया जा सका। और इस समय इसका प्रक्षेपण उस समय मतलब कि जब इसका रॉकेट में खराबी आ गया था, ठीक है, बूस्टर में, तो इसका प्रक्षेपण उस समय स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व भर में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा की जाती है। इस सूचकांक की गणना 6 मानकों के आधार पर होती है। पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा है सामाजिक समर्थन, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है उदारता, पांचवा है जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता और छठा है भ्रष्टाचार पर धारणा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कहा जाए इसको, इन सभी 6 मानकों को, तो पर कैपिटा जीडीपी, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरसिटी, फ्रीडम टू मेक लाइफ और परसेप्शन ऑन करप्शन, ये 6 मुद्दे हैं। ठीक है, मानक है जिनके आधार पर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें आगे देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स का जो मान रखा गया है वो 0 से 10 के बीच होता है। सूचकांक में 0 से 10, अगर 0 है तो सबसे स्थिति खराब है, 10 है तो बहुत अच्छी स्थिति है। सूचकांक में देखें तो कुल देशों जो शामिल किए गए हैं वो 146 देश हैं, जिसमें भारत का स्थान 136वां है। मतलब कुल 146 में 36वें स्थान पर है, मतलब कि नीचे से 11 देशों में इसको स्थान दिया गया है। 136वें स्थान के लिए भारत का मान है 3.819। ठीक है, देखिए सूचकांक पर है जो आकलन है उसके अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक लगातार बनी हुई है। साथ ही अगर देखें तो जो पहले 10 राष्ट्र हैं उसमें पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है 7.842 मान के साथ, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है 7.620 मान के साथ, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है 7.517 मान के साथ। ठीक है, इसी तरह से आपको आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। ये 10 देश हैं जो सूची में टॉप 10 में है। अब देखते हैं नीचे से, तो नीचे से आपको ये सब पीडीएफ में दे दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग नीचे से 3 देखें तो 144वें स्थान पे है रवांडा, 3.415 अंक है इसके पास। जिम्बाब्वे 145वें स्थान पर 3.145 अंक है इसके पास। और इस 146 देशों में जो सबसे आखिरी स्थान पर है वो है अफगानिस्तान, 2.523 अंक के साथ। ठीक है, आगे देखें
तो जो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग है, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो चीन का हैप्पीनेस इंडेक्स में रिकॉर्ड मतलब 82 है, नेपाल 85 पे, बांग्लादेश 99 पे, पाकिस्तान 103 पे, म्यांमार 123 पे, श्रीलंका 126 पे, भारत 136 पे और अफगानिस्तान 146 पे। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें देखें तो सबसे ज्यादा स्थिति पाकिस्तान अफगानिस्तान की खराब है, भारत से भी ज्यादा स्थिति अफगानिस्तान की खराब है। लेकिन भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें सिर्फ अफगानिस्तान छोड़कर बाकी सबकी स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, फिर कुछ अन्य प्रमुख देश में देखें तो 13वें स्थान पे आता है जर्मनी, 17वें पे यूनाइटेड किंगडम, 19वें स्थान पे है अमेरिका, 21वें स्थान पे है फ्रांस। ठीक है, और ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें, जो ब्रिक्स में है तो उसमें स्थिति देखें तो ब्राजील जो है वो 34वें स्थान पे है, रूस आपको 74वें स्थान पे है, चीन 82वें स्थान पे है और दक्षिण अफ्रीका आपको 101वें स्थान पे है और भारत 136वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में स्थान पहला। तो देखिए मार्च 2023 में स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग कहते हैं सिपड़ी के द्वारा विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं और विक्रेताओं के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। जो हथियार खरीदते और बेचते हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। अब उसमें देखें तो 2013 से 17 की तुलना देखा जाए और 2018 से 22 की जो 5 वर्ष की अवधि है इन दोनों का तुलना देखें तो भारत में हथियार के आयात में 14% का गिरावट आया, मतलब 13 से 17 और 18 से 22 के बीच में। लेकिन भारत अभी भी विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018-22 में 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश जो है, जैसे भारत पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब, तीसरे स्थान पे कतर और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 5वें स्थान पर चीन रहा है। साथ ही पाकिस्तान को इस मामले में 8वां स्थान इस अवधि में प्राप्त हुआ है। देखिए तो 2018-22 में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक देश जो बना रहे हैं, ठीक है, निर्यातक देश जो है, निर्यात कर रहे हैं जो देश, उसमें है अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर, चीन चौथे स्थान पर और जर्मनी 5वें स्थान पर। ठीक है, देखा जाए तो ये आपको लिस्ट दिया गया है जिसमें 2018 से 22 के दौरान हथियारों के बड़े निर्यातक राष्ट्र के बारे में देखें तो अमेरिका सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, ये 2013 से 17 के बीच में 33% था, लेकिन 2018 से 22 के बीच में ये 40% हथियार निर्यात किया। मतलब दुनिया में जितने भी निर्यात हुए हथियारों का उसमें से अकेले 40% निर्यात जो है 18 से 22 के दौरान अमेरिका ने किए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो सऊदी अरब को सबसे ज्यादा निर्यात किया है 19%, जापान को 8.6, ऑस्ट्रेलिया को 8.4%। ठीक है, ये अमेरिका जो है हथियार सबसे अधिक 19% जो है सऊदी अरब को दिया है। फिर रूस के बारे में देखें तो दूसरे स्थान पे रूस है, उन्होंने 16% हथियार निर्यात किए। दुनिया के वैश्विक रूप से जो वैश्विक रूप से हथियारों के निर्यात में 16% निर्यात रूस के द्वारा किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक यानी 31% जो है वो भारत को दिया है। ठीक है, भारत को 31%, चीन को 23% और मिस्र को 9.3%। और फ्रांस तीसरे स्थान पे है, चीन चौथे स्थान पे है, जर्मनी 5वें स्थान पे है, इटली 6ठे स्थान पे है। ये है निर्यातक देश। अब आते हैं आयातक देश में। 2018 से 22 के दौरान जो हथियारों के प्रमुख आयातक राष्ट्र हैं उनके प्रमुख आपूर्तिकर्ता के बारे में देखिए तो भारत जो है वो प्रथम स्थान पे है आयात करने में। 2011-18 में 11% आयात किया है और जिसमें रूस से सबसे ज्यादा आयात किया गया है 45%। ठीक है, और फ्रांस जो है 29%, अमेरिका से 21% आयात किया गया है। ठीक है, वैश्विक हथियार के आयातों में 11% से भारत ने लिया है, जिसमें 45% रूस से, दूसरा स्थान पे फ्रांस है और तीसरे स्थान पे अमेरिका है जिससे भारत ने लिया है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे आता है सऊदी अरब, वैश्विक रूप का 9.6% सिर्फ सऊदी अरब ने आयात किया है। अमेरिका से 78%, फ्रांस से 6.4% और स्पेन से 4.9%। कतर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो 8वें स्थान पर है, चीन से 77% इन्होंने लिया है, स्वीडन से 5.1% और रूस से 3.6%।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। पहला है कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूबने से वित्तीय बाजार में तहलका। अमेरिका के दो बैंक डूब गए। एक था सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि पिछले 5 वर्ष से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीत रहा था। सिलिकॉन वैली बैंक अचानक दिवालिया हो गया। ये बैंक जो था वो मुख्यतः स्टार्टअप से डील करने वाला बैंक था। इनसे स्टार्टअप से मतलब डिपॉजिट्स लेता था, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराता था और फिर उस पैसे का निवेश करता था। सिलिकॉन वैली बैंक ने अमेरिकी बॉन्ड्स में भी निवेश किया था। फेडरल बैंक के द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से इन बॉन्ड्स में गिरावट आ गई थी। ठीक है, और गिरावट आई, फिर मंदी की जो आहट हुई उससे स्टार्टअप्स ने अपने सारे पैसे वापस निकालना शुरू कर दिया और इस पैसे की वापसी के लिए बैंक ने करीब 21 अरब डॉलर अपने बॉन्ड्स की बिक्री बाजार में की, जिसमें से लगभग 1.75 अरब डॉलर का यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ बैंक को। और इसकी भरपाई के लिए बैंक ने अपनी पूंजी बढ़ाने का निश्चय किया और लगभग 20,000 करोड़ इश्यू जारी किया। इससे बैंक के पास पैसा न होने की हड़बड़ी में घबराहट वित्तीय बाजार में मच गई और लोगों ने धड़ाधड़ निकासी शुरू कर दी, जिसमें यह बैंक दिवालिया हो गया। दूसरा बैंक था सिग्नेचर बैंक। इसका भी वही हाल हुआ। लगभग 2 ही दिन बाद न्यूयॉर्क स्थित जो सिग्नेचर बैंक था, इसका भी स्थिति वैसी ही हो गई, सिलिकॉन बैंक की तरह ही। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बैंक बंद करके रिसीवर की नियुक्ति फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 13 मार्च को की। इसके लिए एक ब्रिज बैंक की स्थापना की गई, एफडीआईसी ने की, और तथा सिग्नेचर बैंक के सभी जमा और परिसंपत्ति ब्रिज बैंक में स्थानांतरित की गई। जमाकर्ता अपना जमा राशि और अन्य बैंकिंग गतिविधियां इस ब्रिज बैंक के माध्यम से संपन्न कर सकेंगे। ब्रिज बैंक का संचालन एफडीआईसी द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का 78वें दौर का सर्वेक्षण मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे। देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों के मामले में जानकारी एकत्र करने तथा 31 मार्च 2014 के पश्चात आवासीय उद्देश्यों के लिए परिवारों द्वारा घर, फ्लैट की खरीद, निर्माण के संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2020-21 के दौरान किया गया, जिसके परिणाम मार्च 2023 में जारी किए गए। इस सर्वेक्षण में परिवारों के घर, शौचालय, शैक्षणिक स्तर, टेलीफोन, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत आदि के संबंध में प्रश्न शहरों और गांव दोनों के निवासियों से पूछे गए थे। इसी संदर्भ में मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे इस सर्वेक्षण का नाम दिया गया था। सर्वेक्षण का जो प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित है, जिसमें कि आपको पानी के पीने का बेहतर स्रोत उपलब्धि के बारे में जो अखिल भारतीय स्तर है वो है 95.7%। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में ये 97.2% था और ग्रामीण क्षेत्र में ये 95% की पुष्टि कर गया। ठीक है, और इसमें शौचालय की उपलब्धियों की बात कहने वाले व्यक्तियों में 98% उन्नत शौचालय की उपलब्धि की बात कही, 97.5% ग्रामीण क्षेत्र में और 99% शहरी क्षेत्र में ऐसा बताया गया। खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत जो था वो था 63.1%। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों का प्रतिशत जो था वो था 49.8%। शहरी क्षेत्र में ये 92.0% था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 49.8% और शहरी क्षेत्र में 92%। ओवरऑल मिलाकर ये 63.1% रहा खाना पकाने के लिए जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, फिर आते हैं 31 मार्च 2014 के बाद किसी नए घर, फ्लैट की खरीद, निर्माण की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत 9.9% दर्ज किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यह क्रमशः 11.2% और 7.2% रहा। ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहा? 11.2% और शहरी क्षेत्र में 7.2%। 31 मार्च 2014 के बाद किसी नए घर, फ्लैट खरीद या निर्माण की सूचना देने वाले परिवारों में 49.9% परिवार ऐसे थे जिन्होंने पहली बार ही नए घर, फ्लैट खरीदा था। ठीक है,
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, ठीक है, तो ये जो प्रतिशत रहा ये 47.5% रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में 47.5% और शहरी क्षेत्रों में 57.9% रहा। फिर देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 92.5% व्यक्तियों के रहने के स्थान पर से 2 किलोमीटर के भीतर बाहर बाहर सड़क, ठीक है, 2 किलोमीटर के भीतर सड़कों की उपलब्धता की बात कही गई है, ठीक है, सड़कों की उपलब्धता की बात कही गई। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 70 प्रशिक्षण विमानों की खरीद हेतु एचएएल से तथा 3 प्रशिक्षण पोतों की खरीद हेतु एलएनटी से रक्षा मंत्रालय का समझौता। तो देखा जाए तो 7 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार ने 70 HTT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना का यह विमान 6800 मतलब 66,800 करोड़ रुपए और 6,800 करोड़ रुपए का एक सौदा के तहत खरीदे जाएंगे, ठीक है। जितने भी विमान खरीदे जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, मतलब 70 प्रशिक्षण विमान, उसके लिए 6,800 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ और विमानों की आपूर्ति जो है वो 2026 में प्रारंभ होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3100 करोड़ रुपए से 3 कैडेट प्रशिक्षण पोत, ठीक है, 3 कैडेट प्रशिक्षण पोत खरीदने का लार्सन एंड टूब्रो से की गई और 1 मार्च 2023 को कुल 9,900 करोड़ रुपए इन खरीद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है। 9,900 करोड़ हो गया टोटल, आपको 6,800 करोड़ यहाँ और 3100 करोड़ का ये 3 पोत, कुल 9,900 करोड़ का। चलिए आगे देखें तो एचएएल द्वारा तैयार किए जाने वाले जो HTT-40 विमान है उसमें कम से कम 56% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। 56% सामग्री जो लगेंगे उसमें वो स्वदेशी होंगे और इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो से खरीदे जाने वाले जो कैडेट शिक्षण पोत है, ठीक है, कैडेट प्रशिक्षण पोत, उसका जो डिजाइन किया गया है और विकास एवं निर्माण जो पूर्ण स्वदेशी होगा। इसका निर्माण एलएनटी की चेन्नई में कट्टुपल्ली स्थित जो इकाई है वहां किया जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा जो किया जा रहा है पोतों का निर्माण वो चेन्नई में कट्टुपल्ली स्थित इकाई में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य। पहले 4 डिजिट की हॉलमार्किंग थी, ठीक है, उसको अब हटा दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से उसको बंद कर दिया गया है, चार डिजिट की हॉलमार्किंग को, और अब 6 डिजिट की हॉलमार्किंग को लागू किया गया है। 4 मार्च 2023 को केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार अब सभी आभूषण विक्रेता 6 अंकों का या अक्षर वाला अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना आभूषण और कलाकृतियों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। हॉलमार्किंग हॉलमार्किंग के इस चिन्ह को ह्वीड ह्वीड कहा गया है, मतलब हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा गया है। और ये नया नियम जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। 4 डिजिट वाले को हटा दिया गया है इस व्यवस्था को 1 अप्रैल को, और 6 डिजिट वाले को 1 अप्रैल से लागू किया गया है। ग्राहकों द्वारा बेचे जाने वाले जो पुराने आभूषण होंगे उसकी बिक्री के लिए ये चिन्हांकन जरूरी नहीं होंगे। जो पहले के लोग जो जेवर रखे हुए हैं, सोना रखे हुए हैं, उनको अगर बेचने की जरूरत पड़े तो उसके लिए हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी। तो देखा जाए तो मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत डिपॉजिट राशि के बिना ही एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों को की जो वयस्क महिलाएं थी उन्हें उपलब्ध कराया गया। ये जो योजना था वो गरीब परिवार को खाना बनाने के लिए एलपीजी के रूप में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए था। और 1 मार्च 2023 तक इस योजना में लाभार्थियों की जो संख्या थी वो 9.59 करोड़ हो गई, ठीक है। और एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय कीमत में जो वृद्धि हुई उसकी वजह से एलपीजी की कीमतों में भी वृद्धि हो गई। और इस योजना के तहत जो 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी जारी रखा गया है। मतलब
जो प्रति 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर होगा, प्रति वर्ष अधिकतम वो 12 रिफिल ले सकेंगे और उसमें 200 रुपए का उनको सब्सिडी मिलेगा। 12 के बाद नहीं मिलेगा सब्सिडी, लेकिन 12 रिफिल तक 1 साल तक जो होगा उसमें सब्सिडी मिलेगा 200 रुपए का। और इसकी मंजूरी दी गई है 24 मार्च 2023 की बैठक में। देखा जाए तो 2023-24 के दौरान जो कुल सब्सिडी व्यय है वो है 7,680 करोड़ अनुमानित किया गया है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष यानी 22-23 में व्यय था 6100 करोड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। तो 24 मार्च 2023 को जूट सत्र 2023-24 के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा किया गया सरकार के द्वारा, जिसमें TD3 ग्रेड का जो ये मूल्य होगा वो होगा 5,050 रुपए प्रति क्विंटल और नया समर्थन मूल्य कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर आधारित होगा। 2023-24 सत्र के लिए रॉ जूट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा वो इसकी लागत का 63.20% लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, 63.20 लाभ 20% लाभ प्रदान करेगा। एक्चुअली कहा जाए तो 2018-19 के जो बजट में सरकार द्वारा घोषित जो नीति थी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज के जो अखिल भारतीय औसत भारित लागत था, मतलब ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, उसमें कम से कम 150%, 150% का हो ऐसा कहा गया था, जिसमें कि लगभग उसको 50% का प्रॉफिट होना चाहिए, 50% का प्रॉफिट मिनिमम हो ऐसा देखने को कहा गया था। तो उसी में कहा जाए तो इसमें 63.20% का लाभ प्रदान हो रहा है। ठीक है, देखिए 24 मार्च 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की जो विज्ञप्ति में बताया गया कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की समर्थन संचालन के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। तो देखिए 18 मार्च 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन मतलब क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच ये पहला क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। ठीक है, और इसको भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। देखा जाए तो 131.5 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन होगा जो कि आसाम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाएगा। अब इन दोनों का कॉस्टिंग देखिए। चलिए कॉस्टिंग से देखा जाए तो इससे कहा कि 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल पहले तो जाएगा, वार्षिक आपूर्ति किया जाएगा बांग्लादेश को लगभग 10 लाख टन। ठीक है, और इस पाइपलाइन का जो निर्माण का जो कुल लागत है तो वो है 377.08 करोड़। 131.5 किलोमीटर का जो पाइपलाइन बनाया जाएगा उसमें 377.08 करोड़ लागत है और भारत के हिस्से में जो आएगा एनआरएल का निवेश है इसमें 51.80 करोड़ आएगा। ठीक है, भारत के भाग को, लेकिन जो बांग्लादेश का हिस्सा है उसमें 285.24 करोड़ का कॉस्ट आएगा और जो अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 0.05% बिंदु की वृद्धि। तो देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो कर्मचारी भविष्य निधि है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जमा उस पे ब्याज में 0.05% बिंदु की मामूली वृद्धि की गई है। ठीक है, 0.05% की मामूली वृद्धि का निर्णय लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यास बोर्ड के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय न्यास बोर्ड के द्वारा 28 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के जमाओं पर 8.15% की दर से ब्याज देने की संस्तुति न्यासी बोर्ड के द्वारा बैठक में संपन्न की गई है। पिछले वर्ष 2021-22 में ये 8.10% था जो कि पिछले 4 दशक में सबसे कम था।
ठीक है, 4 दशक में सबसे कम था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 से लघु बचत पर ब्याज दर 0.7% बिंदु तक की वृद्धि। ठीक है, यह डाकघर की बचत पर दिया जाता है। तो देखिए बचत खाते में 4% रखा गया है इसका। 1 अप्रैल 2023 से ये 30 जून तक का है 4%, और 2 वर्षीय सावधि जमा पर ये 6.8% होगा। 2 वर्षीय सावधि जमा पर, 1 वर्षीय सावधि जमा पर 6.8 और 2 वर्षीय सावधि जमा पर ये 6.9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 वर्षीय पर आपको हो जाएगा ये 7%। फिर 5 वर्षीय पर हो जाएगा 7.5%। 5 वर्षीय रेकरिंग पे हो जाएगा 6.2%, और 5 वर्षीय जो वरिष्ठ नागरिक बचत होगा वो 8% हो जाएगा। 5 वर्षीय मासिक आय योजना में आपको हो जाएगा 7.4%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पे हो जाएगा 7.1%। किसान विकास पत्र के लिए हो जाएगा 7.5%। ठीक है, और किसान विकास पत्र जो होता है वो आपको परिपक्वता अवधि होता है 124 माह का। ठीक है, चलिए सुकन्या समृद्धि योजना पर 8% और राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी पर 7%। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित थी ये सारी दरें। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं ये सभी दरें। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं विविध की ओर। तो विविध में पहला है वायुसेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट की कमान महिला अधिकारी को। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र में एक अग्रिम मोर्चा का दायित्व जो है वो ग्रुप कैप्टन सालेजा धामी को प्राप्त हुआ। ये वर्ष 2019 में, ठीक है 2019 होगा, ये वर्ष 2019 में वायुसेना में शामिल हुई। सालेजा धामी के पास 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। नेक्स्ट है समग्र युद्धपोत तत्परता अभ्यास ट्रॉपेक्स। ट्रॉपेक्स 2023। तो देखा जाए तो नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक, मतलब 4 महीने तक, इन 4 महीने की अवधि तक भारतीय नौसेना का देश की तटीय सीमा पर वृहद परिचालन अभ्यास ट्रॉपेक्स ट्रॉपेक्स 2023 संपन्न हुआ। देखा जाए तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक जो विस्तृत इस समग्र अभ्यास में तटीय रक्षा अभ्यास, सी विजिल तथा जमीन व जल में अभ्यास एम्फेक्स शामिल था। भारतीय नौसेना के 75 युद्धपोत, 6 पनडुब्बी और 75 अधिक विमानों से, मतलब 75 से अधिक विमानों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 75 युद्धपोतों ने, 6 पनडुब्बियों ने और 75 से अधिक विमानों ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 में भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद की भागीदारी। तो मार्च 2023 में भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने खाड़ी क्षेत्र में संपन्न अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 23 का समुद्री चरण में भाग लिया। ठीक है, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने लिया था, पश्चिमी कमान के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने। ठीक है, देखा जाए तो बहरीन, ओमान, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने, शिपिंग लेन को खुला रखने तथा नेविगेशन की सुरक्षा से संबंधित भागीदारी के उद्देश्य हेतु आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक। देखा जाए तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण पिथौरगढ़ यानी कि उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में संपन्न हुआ। ठीक है, दुस्तलिक का यह चौथा संस्करण था, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच हुआ। कहां हुआ? तो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। देखा जाए तो इस सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य था वो था दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2023। देखा जाए तो 17 फरवरी से 2 मार्च तक, 17 फरवरी से 2 मार्च तक भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास जापान के शिगा प्रांत में और शिगा प्रांत में इमाजू कैंप में संपन्न हुआ। कहां हुआ? तो जापान के शिगा प्रांत के इमाजू कैंप में भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास था। देखा जाए
तो भारत और जापान का जो मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित इस संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों की टुकड़ियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के समकालीन विषयों पर अपनी विशेषज्ञता साझा की है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स एमपीएक्स ठीक है। एमपीएक्स मतलब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। देखिए ये 11 मार्च से लेकर 12 मार्च मतलब 2 दिन 11 मार्च से 12 मार्च भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल का 2 दिवसीय समुद्री साझेदारी अभ्यास संपन्न हुआ है और भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री ने जापान के 2 युद्धपोतों के साथ इसमें भाग लिया। चलिए आगे देखें। अब आते हैं नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स में। तो पहला है साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष निर्वाचित, ये हुए हैं माधव कौशिक। नेक्स्ट साहित्य अकादमी के नए उपाध्यक्ष निर्वाचित, तो ये हुए हैं कुमुद शर्मा। नेक्स्ट कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो है एरिक गारसेटी। और ईरान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष चुना गया है दिल्मा रूसेफ को, जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थी। ठीक है। और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं रश्मि शुक्ला। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त हुए हैं रश्मि रमन सिंह। और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान में आए तो भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी के पुरस्कार देखें तो ये 5 मार्च को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत की महिला खिलाड़ियों के बीबीसी वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण किया गया नई दिल्ली में। और पुरस्कारों की सूची देखें तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये चुनी गई है मीराबाई चानू भारोत्तोलक में यानी कि वेट लिफ्टिंग में, और ये लगातार दूसरी बार जीत चुकी है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। फिर है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये है भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भाविना पटेल। फिर नेक्स्ट है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है नीतू घंगास, मुक्केबाजी में नीतू घंगास। नेक्स्ट है बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर है लॉन बॉल्स टीम की लवली चौबे, रूपा रानी, तिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया। फिर नेक्स्ट है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम रानी सिवाच को, जो कि महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। अब आते हैं 95वें ऑस्कर पुरस्कार में 2 पुरस्कार भारत को मिले। तो देखा जाए तो 12 मार्च को 95वें ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण किया गया अमेरिका में लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में। ठीक है। और 7 ऑस्कर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला। और भारतीय फिल्म उद्योग में इन पुरस्कारों के तहत 2 पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। पहला था सर्वश्रेष्ठ मूल गीत यानी कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये नाटू नाटू, ठीक है, नाटू नाटू जीता है। आरआरआर का चंद्र बोस का गाना था। और सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री जो है वो है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, वो जीता है द एलिफेंट विस्पर्स ने। निर्देशिका कार्तिका गोंजाल्विस, निर्माता गुनित मोंगा है। ऑस्कर पुरस्कार की अगर सूची देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीता है वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं ब्रैंडन फ्रेजर द वेल के लिए, फिल्म का नाम है द वेल, उसके लिए। फिर नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये मिसल मो एक मलेशियाई अभिनेत्री है, फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर वो ऑल एट वंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, तो ये जीता है डैनियल क्वान और डैनियल सीनट ने फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी की मूवी थी, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म जो है वो है गुइलेर्मो डेल टोरोसो पिनोचियो। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर जो है वो है नव लर्निंग। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी जेम्स फ्रेड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है एन आयरिश गुड बॉय,
सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर रहा वोल्कर बर्टलमैन को, जो कि फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग रहा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल में रहे के हुए क्वान, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सपोर्टिंग रोल में, ये भी उसी मूवी के लिए है, जेमी ली कर्टिस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ साउंड रहा फिल्म टॉप गन को, टॉप गन मैवेरिक। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दी जाएंगे। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 सम्मान। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का सम्मान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक बोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने प्रदान किया। पुरस्कार के विजेता थे शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, और यह सम्मान उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों तथा कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर तथा यूक्रेन युद्ध के समय उत्पन्न जो मुद्रास्फीति के समय था, उसमें उनका नेतृत्व को प्रशंसनीय बताते हुए दिया गया। ठीक है, रघुराम राजन भी जीत चुके हैं ये पुरस्कार 2015 में। ठीक है, और दूसरे हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के ऐसे दूसरे गवर्नर हैं जिन्होंने शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग में सम्मान प्रदान किया। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 जो दिया गया, वो दिया गया श्री शशिधर जगदीशन को। ये एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022। तो ये देखा जाए तो 18 मार्च को इकोनॉमिक टाइम्स के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार का वितरण किया गया। पुरस्कारों की सूची जो है वो निम्नलिखित है, मतलब बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर ये दिया गया है उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया को। पॉलिसी चेंज एजेंट ऑफ द ईयर दिया गया है टीवी सोमनाथन को, वित्त सचिव। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सुनील मित्तल को दिया गया है, भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन। और बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है आरती कृष्णा को, सुंदरम फास्टनर्स के प्रबंधक निदेशक को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये दिया गया है नितिन कामत को, जो कि जीरोधा के संस्थापक है। कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक को। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन को। और आईटी आईटी कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर दिया गया है मैरिको को। और ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर ये दिया गया है जयश्री उल्लाल को, जो कि एरेस्टा नेटवर्क्स के सीईओ हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है शिव नाडर को। नेक्स्ट है उद्योग व्यापार जगत के अर्नेस्ट एंड यंग के पुरस्कार 2022। तो फरवरी 2023 में उद्योग व्यापार जगत के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्नेस्ट एंड यंग के वर्ष 2022 के पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में समारोह में किया गया। पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया सज्जन जिंदल को, जो कि सीएमडी हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया केपी सिंह को, जो कि मानद चेयरमैन है डीएलएफ ग्रुप के। विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार निम्नलिखित उद्यमियों को दिया गया। स्टार्टअप के लिए दिया गया है महेश प्रताप नेनी को, जो कि मेड जीनोम के संस्थापक हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दिया गया है बी वैद्यनाथन को, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं। फिर आपको एनर्जी रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया इरफान रजाक को, जो कि सीएमडी है प्रेस्टीज ग्रुप के। मैन्युफैक्चरिंग प्रदीप खेरुका। और सर्विसेज के लिए दिया गया है पवन जैन को। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल के लिए दिया गया है रवि मोदी को। ठीक है, सीएमडी है वेदांता फैशंस मान्यवर। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में दिया गया है समीना हमीद को। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में दिया गया है विवेक कुमार जैन को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023। तो 23 मार्च 2023 को स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट वर्ष 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज की घोषणा की गई। विजेता रहे प्रोफेसर एंड्रिया रोनाल्डो, जाने माने हाइड्रोलॉजिस्ट और पाडोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये पुरस्कार उन्हें नदियों के जल संबंधी अध्ययन एवं शोध के लिए दिया गया। 23 अगस्त 2023 को विश्व जल सप्ताह के दौरान ये स्टॉकहोम में दिया जाएगा ये पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार 2023।
तो वर्ष 2023 का जो वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2023 का जो प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार है वो ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माने जाने वाले इस पुरस्कार के साथ जो है उनको पदक के साथ $1 लाख की राशि दी गई है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023। तो 24 मार्च 2023 को वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स इंडिया के उद्योग व्यापार जगत की वर्ष 2023 के 12वें लीडरशिप अवार्ड यानी कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के वितरण मुंबई में किए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला एम नाइक को जो कि एलएनटी के गैर कार्यकारी चेयरमैन है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया अभय सोई हेल्थ को, ठीक है, जो कि मैक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन है। नेक्स्ट देखें तो गणित के क्षेत्र का वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार। तो 23 मार्च 2023 को गणित के क्षेत्र का वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित जो एबल पुरस्कार की घोषणा की गई नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने की है। विजेता रहे प्रोफेसर लुइस ए कैफ्रेली, टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन अमेरिका में गणित विभाग में कार्यरत हैं और इन्हें जो दिया गया ये अवार्ड तो ये रेगुलरिटी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूडिंग फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स एंड द मॉन्जेस एम्पियर इक्वेशन से संबंधित थ्योरी के योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार के तहत इन्हें 75 लाख एनओके मतलब नॉर्वे का क्रोन जो है एनओके दिया गया, लगभग 7,016 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। तो पहला है न्यायाधीश ए एम अहमदी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए एम अहमदी का 91 ईयर के एज में निधन हो गया। अहमदी भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो सत्र न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे थे। ठीक है, सत्र न्यायाधीश से ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे थे। नेक्स्ट है सतीश कौशिक। प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का 9 मार्च को गुरुग्राम में निधन हो गया। नेक्स्ट है सलीम दुर्रानी। पूर्व वर्षों के जाने माने भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आते हैं बुक्स की ओर। तो पहला है ग्रेटेस्ट एपिक, मिरेकल्स मेकर इंडियाज क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक। तो इसके लेखक हैं भरत सुंदरेशन और गौरव जोशी। फिर नेक्स्ट है नेवर नेवर, इसके लेखक हैं कॉलिन ह्यूवर। अब आते हैं खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है ईरानी कप 2022-23। 1 मार्च से 5 मार्च तक मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच ईरानी कप का ग्वालियर में फाइनल खेला गया। ठीक है, कहां खेला गया? ग्वालियर में खेला गया, मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच। विजेता रहा शेष भारत। शेष भारत के कप्तान थे मयंक अग्रवाल। मैन ऑफ द मैच रहे इस फाइनल मैच में यशस्वी जायसवाल। किसके थे? तो शेष भारत टीम के थे और यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारियों में शतक लगाई थी। पहली पारी में 213 और दूसरी पारी में 144 रन बनाकर कुल 357 रन इस मैच में बनाए थे। ठीक है, इस फाइनल मैच में 357 रन बनाए थे। देखा जाए तो ईरानी कप के इतिहास में किसी खिलाड़ी ने अब तक के सबसे ज्यादा रन है ये किसी एक मैच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला 2023। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला 2023। तो फरवरी मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। विजेता रहा भारत 2-1 से। चौथा मैच अहमदाबाद में अनिर्णित रहा और श्रृंखला में विजय के साथ ही भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल में स्थान सुनिश्चित हो गया। ठीक है, भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2021-23 में फाइनल में स्थान सुनिश्चित हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गया। टेस्ट श्रृंखला के बाद खेली गई 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत ली। ठीक है, टेस्ट मैच के बाद ओडीआई मैच हुए जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीती 2-1 से। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23।
तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी की ये दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगी, जो 2021 और 23 का फाइनल मैच खेला जाएगा लंदन में ओवल मैदान में, और ये 7 से 11 जून को खेला जाएगा। और ये मुकाबला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम के बीच होगा। पिछला जो पहला जो आईसीसी का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ था उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत की हार हुई थी और न्यूजीलैंड टीम पहला टेस्ट विश्व कप चैंपियन बना था, ठीक है, और ये सेकंड है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला 2023। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने गई थी। विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका 2-0 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2022-23 के लिए 26 क्रिकेटरों को पुरुषों की सीनियर टीम हेतु बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित, ठीक है। 2022-23 के लिए 26 क्रिकेटर को यानी पुरुष कैटेगरी में 26 क्रिकेटरों को सीनियर टीम के लिए बीसीसीआई के द्वारा अनुबंधित किया गया है। अब उसमें देखें तो ये 26 मार्च को हुआ। 26 मार्च को बीसीसीआई ने भारत की पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए 2022-23 के लिए 26 क्रिकेटरों के साथ सालाना अनुबंध की घोषणा की, ठीक है। 1 साल का अनुबंध होता है और इसको 4 श्रेणी में मतलब 4 कैटेगरी में बांटा गया। ये 4 कैटेगरी है A+, A, B और C, ठीक है। इस 4 कैटेगरी में इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंधित किया गया। तो देखिए ए श्रेणी में जो है 4 खिलाड़ी हैं जिनको 7-7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे। पहले है रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली, तीसरे जसप्रीत बुमराह और चौथे रविंद्र जडेजा। ये ए कैटेगरी के, A+ कैटेगरी के, ठीक है। फिर आते हैं ए श्रेणी में। ए श्रेणी में देखें तो 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सालाना। तो पहले है हार्दिक पांड्या, दूसरे आर अश्विन, तीसरे मोहम्मद शमी, चौथे ऋषभ पंत और 5वें अक्षर पटेल। चलिए आगे है बी श्रेणी जिसमें 6 खिलाड़ी थे जिन्हें 3-3 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो पहले है चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और शुभम गिल। फिर आते हैं सी कैटेगरी में। सी श्रेणी में 11 खिलाड़ी हैं 1-1 करोड़ के अनुबंध पे। उसमें है उमेश यादव, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और के.एस. भारत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023। तो ये 14 से 19 मार्च को बर्मिंघम इंग्लैंड में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 संपन्न हुआ। 14 से 19 मार्च को हुआ बर्मिंघम में। पुरुष एकल में विजेता रहा ली सिफेंग चीन के, उप विजेता रहे सी यूकी चीन के। अब महिला एकल में देखें तो विजेता है आन से यंग दक्षिण कोरिया के और उप विजेता है चिन यूफी चीन के। पुरुष युगल में देखें तो विजेता है फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, दोनों इंडोनेशिया के हैं जो विजेता रहे हैं पुरुष युगल में, और उप विजेता रहे मोहम्मद एहसान व हेंद्रा सेतियावान, दोनों इंडोनेशिया के हैं जो उप विजेता रहे। महिला युगल में देखें तो किम सो इयोंग और को ही दोनों जो है दक्षिण कोरिया के हैं, और उप विजेता रहे बाइक हाना और ली सोही, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। मिश्रित युगल में विजेता है झेंग सीवी और हुआंग क्योंग, दोनों चीन के हैं। उप विजेता है सियो सियुंजेर और चाय यून जून, दोनों कहां के हैं, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। ये था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2023। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्विस ओपन में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का युगल खिताब। तो देखा जाए तो 21 से 26 मार्च 2023 को भारत के सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, मतलब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एक हुए और चिराग शेट्टी दूसरे हैं, और इन दोनों की जोड़ी ने स्विट्जरलैंड में बासेल में संपन्न जो स्विस ओपन था बैडमिंटन का पुरुषों का युगल खिताब ये जीत सके। भारतीय जोड़ी का वर्ल्ड टूर में यह 5वां खिताब है, ठीक है। 21 से 26 मार्च को हुआ था। एकल में पुरुष एकल में विजेता है कोकी वातानाबे जापान के, उप विजेता है चाओ टिएन चेन चाइनीज ताइपे के, ठीक है। महिला एकल में विजेता है पॉन्टाई चोचुवोंग थाईलैंड के, और उप विजेता है मिया ब्लिचफेल्ड डेनमार्क के, ठीक है। और पुरुष युगल में देखें तो विजेता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत के। इन्होंने हराया रियान सियान यू को और टैन कियांग को, दोनों चीन के हैं।
ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता 2023। तो देखिए मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, गोवा में पणजी में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहा लियांग जिनकुन, चीन के हैं, और उप विजेता रहे दिन सिडोंग, चीन के ही। ठीक है, चीन के ही खिलाड़ी को हराया था लियांग जिनकुन ने। और महिला एकल में जो है विजेता है चेन चियांग, चीनी ताइपे के, और इन्होंने हराया चीन के हीवांग यिदी को। नेक्स्ट है कोलकाता के श्यामतन दास, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर। तो देखा जाए तो 26 फरवरी 2023 को कोलकाता के 26 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्यामतन दास भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने, और ये पश्चिम बंगाल के 11वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पूर्व भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज खिलाड़ी, वो चेन्नई के थे विग्नेश एनआर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय चैंपियनशिप 2023। तो 20 से 27 मार्च 2023 को 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जम्मू में संपन्न हुआ। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप देखा जाए तो पुरुष एकल के जो विजेता रहे वो थे जी साथियान, वो पीएसपीबी के, और उप विजेता रहे हरमीत देसाई, ये भी पीएसपीबी के थे। महिला एकल में विजेता है श्रीजा अकुला, आरबीआई के, और उप विजेता है सुतीर्था मुखर्जी, पश्चिम बंगाल के। पुरुष युगल में विजेता रहे जीत चंद्रा और अंकुर भट्टाचार्य जी, ये पश्चिम बंगाल के हैं, और उप विजेता रहे मोहम्मद अली और वंश सिंगल। फिर महिला युगल में विजेता है अकुला श्रीजा और दिया चिताले, ये आरबीआई के हैं। उप विजेता रहे सात्विका घोष और श्रुति अमृते, महाराष्ट्र के। मिश्रित युगल में देखें तो विजेता है मानव ठक्कर और अर्चना कामत। उप विजेता है अंकुर भट्टाचार्य जी और ममिता दास। ठीक है, ये मिश्रित युगल के थे। अब टीम स्पर्धा में देखें तो पुरुष वर्ग में टीम स्पर्धा में विजेता रहा पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, उप विजेता रहा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। महिला वर्ग में विजेता रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उप विजेता रहा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीएमपी परिवास ओपन इंडियन वर्ल्ड मास्टर्स 2023 रोहन बोपन्ना का खिताब। तो देखिए 6 से 19 मार्च 2023 को वर्ष 2023 का बीएमपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट नाम से भी जाना जाता है, इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ। बीएमपी परिवास ओपन इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 जो है वो 6 से 19 मार्च को हुआ। कहां हुआ? तो इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में हुआ। पुरुष एकल में विजेता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और उप विजेता है डैनियल मेदवेदेव रूस के। महिला एकल में विजेता है एलेना रायबकीना कजाकिस्तान के, और उप विजेता है आर्यना सवालिंका बेलारूस के। पुरुष युगल में विजेता है रोहन बोपन्ना भारत के, और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के। उप विजेता रहे वेस्ले कुलहॉफ नीदरलैंड के, और नील स्कुप्सकी ब्रिटेन के। महिला युगल में विजेता रहा बारबोरा क्रेस्कोवा और कैटरीना सियाकोवा चेक गणराज्य के। उप विजेता है ब्रिटिश हड्डाड माइया ब्राजील के, और लाउरा सिगमुंडा जर्मनी के। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है महिला की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 15 से 26 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबीए के तत्वाधान में महिलाओं की 13वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, और ये भारत में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट में 65 देशों की 324 मुक्केबाज इसमें शामिल हुए थे। इस स्पर्धा में डिफरेंट जो स्पर्धाएं थी, कंपटीशन थी, उसमें शामिल हुए कुल 324 मुक्केबाज, वो 65 देशों से आए थे। इसमें बेलारूस और रूस को भागीदारी भी अनुमति दी गई थी, जिस कारण से क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कुल 18 देश इसका बहिष्कार कर गए। पदक तालिका देखें तो भारत का स्थान पहला स्थान रहा 4 स्वर्ण पदक के साथ। चारों स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम देखें तो है नीतू गंधास 48 किलोग्राम वर्ग में, निकहत जरीन 50 किलोग्राम वर्ग में, लवलीना बोर्गोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में, और स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है,
और इस आयोजन में सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को $1-1 लाख और रजत विजेताओं को $50-50 हजार, कांस्य पदक विजेताओं को $25-25 हजार की राशि दी गई। शुभंकर जो था इसका, जिसे मैस्कॉट कहते हैं, वो था वीरा। वीरा जो कि एक चीता था। पदक तालिका में देखिए तो पहले स्थान पे भारत है 4 स्वर्ण के साथ, दूसरे स्थान पर चीन है 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान पर इटली, पांचवें स्थान पर ब्राजील और छठे स्थान पर, या फिर पांचवा में ही इसको बराबर कहा जाए क्योंकि एक एक दोनों ने जीता है स्वर्ण और एक एक कांस्य, यानी दो दो मेडल बराबर था, तो पांचवें स्थान पर संयुक्त रूप से है मोरक्को और ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। तो देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की क्रिक फिल्टन भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे। इस आशय की घोषणा हॉकी इंडिया ने मार्च 2023 में की है। 48 वर्षीय क्रेग फुलटन को लगभग 25 वर्ष का कोचिंग का अनुभव है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2023 में 2 फॉर्मूला 1 रेस, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ। पहला हुआ 5 मार्च 2023 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और 19 मार्च को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में जो विजेता है वो है एम वर्स्टापन रेडबुल टीम के, और जो दूसरे स्थान पर रहे थे वो थे एस परेज रेडबुल टीम के ही। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में उल्टा हुआ, मतलब यहां विजेता हुए एस परेज रेडबुल टीम के और उप विजेता हुए एम वर्स्टापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल दबा लें। नेक्स्ट वीडियो आपको क्रॉनिकल का होगा, क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें और पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पे जाकर पीडीएफ सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।